हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है यूएस की इकोनॉमी। आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सर यूएस की इकोनॉमी से हमें क्या, अगर यूएस कुछ भी करता है अपनी अर्थव्यवस्था में तो उससे भारत को क्या लेना देना है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि भाई यूएस की इकोनॉमी में अगर चेंजेस आते हैं तो उससे भारत की इकोनॉमी पर कैसे इंपैक्ट आता है, और भारत की अर्थव्यवस्था क्या अमेरिका की अर्थव्यवस्था से प्रभावित होती है या दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर कोई असर डालती है। तो क्या होता है इसका मुद्दा, इसको हम समझने वाले हैं, क्योंकि यूएस ने अभी क्या किया है, अपने ब्याज दरों में कटौती करी है। अभी इस ब्याज दर की कटौती से जैसा आपको देखने मिल रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर भी एक बड़ा संकट है अमेरिका की ब्याज कटौती से। कैसे ये संकट उत्पन्न होगा और ये किस पेपर से जुड़ा हुआ है, तो यूपीएससी के जीएस पेपर नंबर 3 से इकोनॉमिक्स वाला जो सेक्शन है उससे ये सेशन जुड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था वाला भाग। तो अच्छे से आप देखेंगे, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर पता चलेंगे और उनसे क्लैरिटी आपको हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और क्या मुद्दा है, किस तरीके से इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यूएस इकोनॉमी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है उनके फेडरल बैंक का। देखिए, जैसे हमारे यहाँ केंद्रीय बैंक है, भारत के अंतर्गत वित्त मामलों के लिए हमारे यहाँ वित्त मंत्रालय है, और वित्त मंत्रालय के अधीन आरबीआई भी है। हालांकि आरबीआई केवल इकलौता हमारे वित्त मंत्रालय के अधीन काम नहीं कर रहा है, हमारे यहाँ सेबी भी काम कर रहा है, जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। इंश्योरेंस कंपनी के IRDAI भी है, वो भी उसको कंट्रोल करता है। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ये सारे हैं जो हमारे वित्त मंत्रालय के अधीन है, और वित्त मंत्रालय केंद्र सरकार में एक प्रमुख विभाग है। हालांकि ये विभाग सारे राज्यों में भी होता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय आपको राज्यों के अधीन भी दिखे, जैसे रक्षा मंत्रालय वो केवल केंद्र का एक विभाग है। लेकिन वित्त मंत्रालय तो भाई केंद्र सरकार के भी अधीन है, राज्य सरकार के भी अधीन है। लेकिन केंद्र के अंदर आरबीआई आता है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, और इसके पास बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं कि भारत के अंतर्गत जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, या बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन हो जाए, बाजार में बहुत अत्यधिक पैसा आ जाए, तो उसको भी कंट्रोल करने का काम होता है। यानी मौद्रिक नीति बनाने का काम कुल मिलाकर किसके पास है, तो आरबीआई के पास है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कहाँ की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, कि वहाँ का जो फेडरल बैंक है, वहाँ के फेडरल बैंक के पास भी ये काम होता है कि वो वहाँ की इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स को, ब्याज दर को बदले। अब वहाँ के ब्याज दर में बदलाव जब होते हैं तो उसके लिए कुछ अलग शब्दों का प्रयोग होता है। भारत के अंतर्गत आपने एक शब्द सुना होगा जिसको रेपो रेट कहा जाता है, रेपो दर कहा जाता है। तो ये भारत के संदर्भ में है। तो भारत में जो रेपो रेट है वैसे ही अमेरिका के अंतर्गत भी होता है कुछ, उसको भी हम समझेंगे कि ये ब्याज कटौती से होगा क्या और इससे हमारे ऊपर असर कैसे आएगा। क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक आर्टिकल को हमने यहाँ पे रेफरेंस में लिया है, व्हाई यूएस फेड कट इंटरेस्ट रेट्स एंड हाउ कुड बी इम्पैक्टेड, हाउ इंडिया कुड बी इम्पैक्टेड। यानी इसका सीधा सा मतलब यह है कि भाई यूएस ने जो फेड कट किया है, यानी उनका जो फेडरल बैंक है, उसने जो ब्याज दरों को कम किया है, उससे भारत पे कैसे प्रभाव पड़ने वाला है। अ कट इन इंटरेस्ट रेट टिपिकली इंसेंटिवाइज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रमोट्स ग्रोथ एंड इंक्रीज जॉब क्रिएशन बाय मेकिंग इट चीपर फॉर पीपल टू बोरो मनी। द आरबीआई इंडिया सेंट्रल बैंक इज ऑलरेडी अंडर ग्रोइंग प्रेशर टू कट इंटरेस्ट रेट्स। अब यहाँ पे बोला गया है कि इससे यूएस की इकोनॉमी को बहुत अच्छा फायदा होगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा जा पाएगा, वो उनकी इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी एक्टिविटी अच्छी हो पाएगी, ग्रोथ उनकी प्रमोट हो पाएगी, इंक्रीज हो जाएगी जॉब क्रिएशंस। तो भाई ये तो यूएस में हो रहा है, इससे भारत को क्या दबाव हो रहा है, तो यही चीज़ हम आज अच्छे से समझेंगे। तो सेशन आखिरी तक जरूर देखना, नई चीज़ें आपको बहुत सारी पता चलेंगी। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारा ओपन सेमिनार 22 तारीख को सुबह 11 बजे AN कॉलेज पटना में है। इसमें जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है, आप अपनी फैकल्टी से मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो जल्दी से इसमें एनरोल कर लीजिएगा, एक फॉर्म दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको भर दीजिए।
इसके अलावा कोई दिक्कत आती है आपको तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मनीष श्रीवास्तव जीएस, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी M27 श्रीवास्तव ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, इससे आपको मेरे लेक्चर्स की PDF भी इजीली मिल जाएगी। चलिए, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं आ जाते हैं। तो अभी आपको मैंने बताया कि भारत में एक दर है जिसको कहा जाता है रेपो रेट। रेपो रेट जिसको रीपर्चेज रेट भी कहा जाता है, समझते हैं इसको क्यों यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि ये समझ लिया आपने तो अमेरिका का सिस्टम आपको थोड़ा समझने आएगा। रेपो रेट इसी को सरल भाषा में रीपर्चेज रेट कहा जाता है। तो रीपर्चेज रेट से क्या इंपैक्ट है, तो देखो रेपो रेट भारत के अंतर्गत ये डिसाइड करने का काम किसका है, RBI का है। तो RBI ये पूरे चीजों को डिसाइड करती है कि इंडिया में रेपो रेट क्या रहेगा। असल में रेपो रेट क्या है, तो इस डायग्राम से देखिए, जैसे RBI है तो RBI जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन देती है उस दर पर, मतलब यहां पर एक बैंक RBI के पास जा रहा है। अब आप लोगों के दिमाग में आ गया RBI के पास क्यों जा रहा है, कुछ नए स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको लग रहा है कि भाई, तो आप समझिए जो बैंक नाम की संस्था है, ये बैंक में कई लोग अपने सेविंग अकाउंट्स खुलवाते हैं कि भाई सेविंग अकाउंट्स खुले हुए हैं, यहाँ पर कोई तरह के करंट अकाउंट चल रहे हैं, चालू खाते हैं, बचत खाते हैं, कई लोग RD करा रहे हैं, कुछ लोग FD करा रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों में जैसे RD किसी ने कराई, प्रति माह कुछ पैसा जमा किया बैंक को, कुछ फिक्स डिपॉजिट कर लिया, इस पे तो बैंक को ये सब सेवाएं देनी पड़ रही हैं। तो ये बैंक के लिए एक तरीके से एसेट नहीं है, बैंक का इससे फायदा नहीं है। बैंक को तो भाई लोगों का पैसा रखना पड़ रहा है, उनका हेडेक भी रखना पड़ रहा है, उनका पैसा कहीं गुम गया, कुछ हो गया तो बैंक को ही चुकाना है। तो यानी बैंक के पास तो ये लाइबिलिटी है। तो बैंक का पूरा काम किससे चल रहा है, लोन से चल रहा है। जो पैसा उधार दिया है बैंक ने, और उस उधार पर क्या लेता है बैंक, ब्याज लेता है, इंटरेस्ट रेट रहता है, और इस इंटरेस्ट पे ही तो बैंक की पूरी कहानी चल रही है। तो बैंक ये नहीं चाहता कि उसके पास जो कस्टमर आए, जो भोक्ता आए, उसको वो खाली हाथ लौटाए। ऐसा नहीं है, बैंक सबको पैसा दे देता है, कुछ क्राइटेरिया है, उसको लगता है कि ये ग्राहक हमारा पैसा लौटा पाएगा, इंटरेस्ट दे पाएगा, तो उसको जाने भी नहीं देते हैं। तो बैंक के लिए कस्टमर वो सबसे महत्वपूर्ण है जो उनसे लोन ले रहा है, क्रेडिट कार्ड ले रहा है। तो इसलिए बैंक लोन बेचती रहती है, क्रेडिट कार्ड लोगों को देती रहती है, ताकि बैंकों से लोग पैसा ज़्यादा लें। अब बैंक के पास मान लिया पैसा नहीं है लेकिन कस्टमर खड़ा है, तो इसके लिए बैंक कहाँ जाती है, RBI के पास जाती है, RBI से पैसा लोन लेती है। तो RBI पैसा बैंक को देता है, बैंक किसको देता है, तो बैंक कस्टमर को दे देता है। तो जिस रेट पर, अब हो सकता है कि भाई RBI से बैंक ने जब उधार लिया तो RBI भी तो कुछ ब्याज दर रहेगी, ब्याज। तो जिस ब्याज दर पर RBI बैंकों को लोन देता है उसको कहा जाता है रेपो रेट। तो रेपो रेट का सीधा सा काम यही है कि बैंकों को पैसा उधार दे देना जिस रेट पर, ताकि वो कस्टमर को दे पाए। अब होता यह है कि भारत में तो वैसे साल 1.5 साल से देखा जाए तो पिछले साल फरवरी से रेपो रेट में चेंजेस ही नहीं किए गए। तो हमारे ऊपर यह है कि भाई रेपो रेट को कम किया जाए। तो रेपो रेट कम होने से क्या होगा, अगर RBI रेपो रेट को नीचे ले आती है, तो रेपो रेट नीचे लाने पर सीधा सा ये होगा कि लोन सस्ते हो जाएंगे, और लोन सस्ता होगा तो मार्केट में ज़्यादा पैसा जाएगा, ज़्यादा ग्राहक आएंगे बैंक के पास कि भाई हमें पैसा दे दो, कम लोन में दे रहे हो आप, कम ब्याज दर पे दे रहे हो। तो इससे क्या होता है, जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा जाता है, ज़्यादा पैसा जाता है तो क्या होता है, उससे महंगाई बढ़ जाती है। तो आप कहेंगे क्यों, लोगों के पास ज़्यादा पैसा जाने से कैसे महंगाई बढ़ गई। तो देखो इस उदाहरण को ऐसे समझो कि जैसे मान लिया जाए कि भाई कस्टमर है, इस कस्टमर के पास 10,000 रुपए है, लेकिन इसको लोन मिल गया है कम ब्याज दर पर। अब इसने 5 लाख का लोन ले लिया है, तो 5 लाख का लोन लेने पर अब इसके पास 5,10,000 रुपए हो गए। अब जब रेपो रेट कम होगा तो किसी एक खास व्यक्ति के लिए तो नहीं होगा, पूरे ही सोसाइटी के लिए होगा, पूरे ही समाज के लिए होगा। तो मान लिया जाए कि भाई भारत के अंदर सबके पास पैसा भरपूर है,
सबके पास अभी अच्छे से भरपूर पैसा है। अब मार्केट में मान लिया जाए कि 5 कस्टमर है और 5 कस्टमर ये मार्केट में कोई सामान खरीदने गए। जैसे हम मान लेते हैं अभी एप्पल का आईफोन 16 आया है, तो एप्पल का आईफोन 16 है, तो ये 5 कस्टमर के पास अभी 5 लाख से ऊपर ज्यादा अकाउंट में पैसे हैं। मान लिया जाए किसी एक सिटी का, एक जगह का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। इससे पहले ये स्थिति थी कि भाई इसी स्टोर पर 50 आईफोन 15 हुआ करते थे और ये यहां पर कस्टमर आ नहीं रहा था क्योंकि कस्टमर के पास पैसा ही नहीं था। लेकिन आईफोन 16 कम हुआ, उसी समय बैंकों ने लोन बहुत सारा दे दिया, तो सभी के पास पैसा है। अब ये 5 कस्टमर यहां आए हैं और यहां पर आईफोन सिर्फ 2 हैं। अब ये लोग चाहते हैं कि भाई ये आईफोन खरीद लेना और पुराने आईफोन भी खरीद लेना, लेकिन सबको आईफोन 16 चाहिए, 15 कोई लेना नहीं चाह रहा और सबके पास भरपूर पैसे हैं। तो अब यहां पे क्या होगा, एप्पल स्टोर अगर मान लिया जाए ये फोन अभी 90,000 रुपए में बेच रहा है और इसके पास डिमांड बढ़ती जा रही है, तो ग्राहक तो बहुत सारे हैं, तो यही फोन अगर वो 1,10,000 का भी कर देगा तब भी कस्टमर का भी पॉकेट साइज ऐसा है कि वो देने के लिए तैयार है। तो यही 90,000 की चीज अगर वो स्टोर 2 ही फोन है, कस्टमर 5 है और सबके पास पैसा है, तो ऐसा ही होता है कि जब मार्केट में पैसा बहुत अत्यधिक हो जाता है तो उससे महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो इस समय क्या करता है बैंकों को पता चल जाता है, आरबीआई को पता चल जाता है कि भाई पैसा बहुत जा रहा है मार्केट में। जैसे कोविड के समय कोविड समय हमारी इकोनॉमी ठप हो गई थी, कई लोगों को लगे कि भाई बैंकों को तो रेट बढ़ा कर रखना चाहिए, क्यों ज्यादा पैसा दें, क्योंकि भाई हमें इकोनॉमी भी तो चलानी है। अगर इकोनॉमी नहीं चलेगी, मान लिया जाए ये दुकानदार कभी फोन ही नहीं बेच पाएगा तो इसकी दुकान ही बंद हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी तो यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी काम धंधा खत्म हो जाएगा। तो यानी ये पूरी इकोनॉमी को बैलेंस करके चलाया जाता है कि भाई रेपो रेट बढ़ाया तब जाता है जब पैसा बहुत ज्यादा हो, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो। अब कोविड के समय बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं था, इकोनॉमी एकदम नीचे जा चुकी थी, तो बैंकों ने अपने रेपो रेट कम किया, तो बैंकों ने भी अपने जो ब्याज दर थी उनको कम कर दिया था। 6-6.5% पर बैंक जो है लोन दे रहे थे, तो ऐसा हुआ था उस समय। तो वो इस तरीके से आरबीआई इसको रेगुलेट करता है। तो आरबीआई का काम यही नियमन का है कि इसके अनुसार काम करना। तो जब रेपो रेट आरबीआई बढ़ाएगी तो रेपो रेट बढ़ाने पर लोन महंगा होगा और रेपो रेट घटाएगी तो लोन सस्ता होगा। ये आरबीआई इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करती है। अब अगर आप ये वाला टर्म समझ पा रहे हो कि रेपो रेट का बढ़ना और रेपो रेट का घटना भारत में, तो यही चीज अमेरिका में भी होती है। अमेरिका में इसको कहा जाता है फेड टेपरिंग और क्वांटिटेटिव ईजिंग। इसका मतलब क्या है, तो फेड टेपरिंग का मतलब है कि रेपो रेट बढ़ा देना, मतलब ब्याज दर बढ़ जाएगी समाज में, और क्वांटिटेटिव ईजिंग की बात करें तो ब्याज दर घट जाएगी। तो अभी अमेरिका ने जो किया है वो ब्याज दर को घटाया है। आप लोग सारे लोग कहेंगे सर ठीक है ना, घटा दिया, उससे अमेरिका और भारत का संदर्भ क्या है? हमारे यहाँ रेपो रेट अलग है, हमारे यहाँ तो रेपो रेट 1.5 साल से चेंज नहीं हुआ, अमेरिका में चेंज कर दिया उन्होंने, घटा दिया, तो उससे हमें क्या फायदा हो रहा है? देखिए होगा ये, इससे सबसे बड़ा इंपैक्ट ये आएगा, आप समझिए कि वहां का जो फेडरल बैंक है उस फेडरल बैंक ने अभी क्वांटिटेटिव ईजिंग कर दी है। क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब वहां के ब्याज दर को घटा दिया है। अब ब्याज दर को घटा दिया है तो इससे फायदा यह है कि अमेरिका के अंतर्गत आम जनता के लिए लोन सस्ता हो गया है। तो अब मान लिया जाए आम जनता भी हो या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो, कोई उद्योगपति भी हो, अब वो हो सकता था कि भाई किसी चीज में निवेश करना चाहता था, अब उसको निवेश के लिए कहीं से पैसा चाहिए था, हो सकता है वो किसी पहचान वाले से कहीं से लाए या कोई प्रॉपर्टी बेचकर लाए, लेकिन उसको पता चल रहा है कि भाई ब्याज दर सस्ती हो गई है, तो कहां भटकना, इससे अच्छा बैंक के पास जाना और बैंक से लोन ले लेना। तो यहां पर जो कस्टमर्स हैं उनके पास अभी लोन ज्यादा जाएगा, जॉब क्रिएशन ज्यादा होगा क्योंकि मार्केट में पैसा अधिक आएगा, तो अमेरिकन मार्केट में इकोनॉमी अभी बूस्ट हो जाएगी। तो आप कहेंगे ठीक है अमेरिका की इकोनॉमी तो बूस्ट हो गई, उससे भारत का अभी भी क्या संबंध हुआ? तो समझिए यहां पर क्या होगा, कुछ ऐसे लोग हैं अमेरिका के अंतर्गत जिनको हम बिचौलिए कह सकते हैं या मिडिल मैन्स कह सकते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम ऐसे समय जैसे
ये क्या करते हैं, जैसे किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को ही पैसा चाहिए या आम जनता को ही पैसा चाहिए, तो ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन से इनको पैसा प्रदान करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, हमारे समाज में भी कई ऐसे लोग होते हैं जो ब्याज पर पैसा देते हैं, या वो कई कंपनियों पर अपना कई मतलब कोई प्रॉपर्टी किसी की रख ली और उसके आधार पर उनको पैसा दे दिया, गोल्ड रख लिया, गोल्ड पर पैसा दे दिया। तो ये जो मिडिल मैन्स हैं, इन मिडिल मैन्स का काम ही यही है कि जब संकट का समय है तो लोगों को पैसा प्रदान करो और उस पर अच्छा खासा ब्याज कमाओ। तो अब क्या है कि इंडस्ट्रियलिस्ट कहां जा रहे हैं, बैंकों के पास जा रहे हैं, आम जनता कहां जा रही है, बैंकों के पास जा रही है। तो ये जो मिडिल मैन्स हैं, इनका तो धंधा ठप हो जाता है जब ऐसे रेपो रेट्स कम होते हैं, मतलब वहां पर जो क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई है। तो ये लोग क्या करते हैं, इनको लगता है कि भाई अभी यहाँ का मार्केट तो बूस्ट कर गया, ये हमारे पास तो ज्यादा लोग आएंगे नहीं। ऐसा नहीं कि इनका पूरा का पूरा काम खत्म हो जाता है, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जिनको बैंक लोन नहीं दे रही होती है, तो उनके लिए मिडिल मैन्स या कई ऐसी कंपनियां होती हैं जो काम आती हैं। तो इस समय ये क्या कर रहे हैं कि बैंक बड़े कम पैसे में दे रहा है, तो ये क्या करते हैं, बैंक से ही पैसा ले लेते हैं, और बैंक से पैसा लेकर ये एक नया इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज किया जाता है। अब देखिए यहां पर ये मान लिया जाए यूएस के बैंक हैं, ये यूएस के अंदर वहां के कॉमन मैन है, मतलब आम जनता है, वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, और एक सेगमेंट हम जो कह रहे हैं ये हमारा, हम भारत को ले लेते हैं कि इंडिया है ये, और एक सेगमेंट ऐसा है जो यूएस के बैंक है भी है यहाँ पे। तो यूएस के बैंक ने, ये जो फेडरल बैंक है, इस फेडरल बैंक ने इनके ऊपर पूरा का पूरा नियमन रखा हुआ है, ब्याज दर कम हो गई है, तो लोगों के पे भी पैसा जा रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास भी पैसा जा रहा है। तो ये जो मिडिल मैन्स हैं, बिचौलिए हैं, ये भी क्या करेंगे, बैंकों से उधार ले लेंगे, और ये कहेंगे कि भाई अभी हमारा अमेरिका में काम नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये भारत जैसे देश चलते हैं और भारत में अलग अलग निवेश कर देते हैं। कोई होटल खोल लेते हैं यहाँ पे, कोई जमीन खरीद लेते हैं, कोई एमएनसी कंपनी खोल देते हैं। तो ऐसे क्या करेंगे, हम निवेश कर देंगे भारत में अधिक, और भारत में निवेश बहुत आ जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ जाएगा, एफडीआई बढ़ जाएगा, तो भारत का यहां पर फॉरेन रिजर्व बढ़ने लगेगा। होगा यही कि भाई इन्होंने क्या किया, यहां के मार्केट की जगह निवेश कहां कर दिया है, भारत में कर दिया है। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है, भारत में निवेश बढ़ रहा है, अमेरिका का पैसा भारत में आ जाएगा। भाई भारत में तो आएगा, लेकिन इससे क्या होगा, जो हमारा फॉरेन रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व है वो बढ़ेगा, और फॉरेन रिजर्व अगर हमारा बढ़ेगा तो हो सकता है कि अभी $1 बराबर 80 रुपए हो सकते हो। एक उदाहरण ले लेते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है। तो $1 बराबर 80 रुपए। तो जब हमारे पास डॉलर की बढ़ोतरी हो जाएगी तो हो सकता है ये $1 75 रुपए के बराबर हो जाए, मतलब हमारा रुपया मजबूत हो जाएगा। तो आप कहेंगे ये भी तो अच्छी बात है, ये तो इकोनॉमी को कितना अच्छा कर रहा है कि हमारे जो $1 80 रुपए का था, वो $1 75 रुपए का है। मान लिया जाए कि अमेरिका आईफोन बना रहा है और आईफोन को $1000 में बेच रहा है, तो $1000 के अनुसार आईफोन 80,000 रुपए का पड़ता हमको। अब जो है वो 75 रुपए हो गए, तो वो 75,000 का पड़ेगा। या कोई भी ऐसी वस्तु आप ले लें, या तो मैंने एक फोन का एग्जाम्पल दिया है, कितनी सारी चीजें हैं, अमेरिका घूमना जाना भी सस्ता हो जाएगा, तो ऐसे हमारी इकोनॉमी को फायदा हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ ये तो भाई हमारे यहाँ जो भारत में बाहर से जो पैसा आ रहा है वो कम महसूस होगा और कम हो जाएगा, तो इसका फायदा तो भारत की इकोनॉमी को होगा। तो ये तो एक संदर्भ हुआ, ये तो उस केस में हुआ जिसको हम आयात कर रहे हैं, यानी इस केस के अंदर, इंपोर्ट के अंदर तो ये बहुत अच्छी घटना है कि इंपोर्ट में हमारा पैसा कम लगेगा, लेकिन हम केवल आयात तो नहीं करते हैं, हम निर्यात भी करते हैं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। और जब हम वस्तुओं का एक्सपोर्ट कर रहे होंगे तो एक्सपोर्ट करने पे क्या होगा, एक्सपोर्ट करने पर यही होगा कि मान लिया जाए कि आज भारत चावल, बासमती चावल भेज रहा है, मान लिया जाए कनाडा को, अब इसकी पेमेंट डॉलर में ही हो रही है, तो मान लिया जाए कि 1 किलो चावल, 1 किलो चावल हमने रेट रखा है कि हम $1 में बेचेंगे,
$1 में बेच दे रहे हैं। तो $1 में ये खरीद रहा था कनाडा, तो अभी हमें कितने रुपए मिल जा रहे थे इसके बदले? 80 रुपए मिल जा रहे थे। लेकिन वही 1 किलो चावल जब कनाडा गया, पैसे अगर फॉरेन रिजर्व हमारा बढ़ गया, तो हमने $1 दिए और इस किसान को कितने मिले? 75 रुपए ही मिले। अब ये अगर उसको 75 रुपए ही मिलेंगे तो प्रॉब्लम यहां से क्या होगा? प्रॉब्लम यहां पर ये होगा 75 रुपए के संदर्भ में कि $1 बराबर जो 75 रुपए हुआ, तो ये तो पैसा कम मिल रहा है इसको। इसके उत्पादन की भी तो है, मतलब ये प्रोडक्शन जो कर रहा है उसका भी खर्चा है, जो वहां पर भेज रहा है, जो क्वालिटी मेंटेन कर रहा है उसका भी पैसा है। तो इस तरीके से पूरा ढांचा यहां बिगड़ेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा? हो सकता है कि इसको इसकी कीमतें बढ़ानी पड़े, $1.2 में बेचे या $2 में बेच दे, मतलब कीमतें बढ़ानी होंगी जैसे जैसे रुपया मजबूत होता जाएगा। तो एक्सपोर्ट सेक्टर हमारा कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होगा। तो आप कहेंगे सर इंडिया तो इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। लेकिन आप सोचिए एक्सपोर्ट क्या करता है भारत कई चीजों में, जैसे हमारी मिल्क इंडस्ट्री है, दुग्ध उद्योग है, हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें जिसमें हम काफी आगे नजर आते हैं। इसके अलावा भारत की जो फार्मा इंडस्ट्री है, इन सारी जगहों पर इनके उत्पादन अगर कम हो जाएंगे या उत्पादन कम भी ना हो, इनके अगर इनको दाम बढ़ाने पड़ेंगे, तो केवल यही लोग तो मार्केट में नहीं है भाई। मान लिया जाए कनाडा को चाइना कहे कि भाई हमसे खरीद लो चावल सस्ते में, हम तो $1 में ही दे देंगे, तो इसका फायदा कनाडा उठा लेगा। आज हम रूस से तेल खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं? तो क्यों खरीद रहे हैं ज्यादा रूस से? क्योंकि सस्ता मिल रहा है। तो हर देश चाहता है कि उसकी इकोनॉमी बूस्ट हो। तो अमेरिका के अंदर ये चीज होने के कारण, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां यूएस की आज इंडिया में है, तो इसका इंपैक्ट सीधे तौर पर इंडिया में होगा। और अगर ब्याज दर बढ़ा देता है यूएस, ब्याज दर बढ़ाने पर भी हमें नुकसान है कि भाई हमारा इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। तो जो वस्तुएं हम इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें, पूरा हार्डवेयर इंडस्ट्री हम अमेरिका से, चाइना से, वियतनाम से इन पर डिपेंडेंट है, तो वो भी हमारी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं वीक करेगा। तो ये जो आर्टिकल आज आया था, जो मैंने आपको समझाया है, उसमें इन सारे बिंदुओं को बताया गया। आशा करता हूं आपको ये समझने आया होगा। अगर समझ आया है, ऐसे और भी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी प्रतिज्ञा प्लस बैच के साथ जुड़ने के लिए आप मनीष लाइव कोड यूज कर सकते हैं। 22 तारीख तक इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। मनीष लाइव यूज करने पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, तो कोड लगाना ना भूलें। और लॉन्ग टर्म में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मनीष लाइव कोड यूज करने पर ऑप्शनल के साथ आपको 2026-27 के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो 39,999 में ये बैच अवेलेबल है। 24 सितंबर तक ये आपको इस प्राइस पर ही मिल पाएगा। बहुत ज़्यादा इस पर डिस्काउंटेड रेट है, आप जाकर इसको अवेल कर सकते हैं। मनीष लाइव कोड यूज करना ना भूलें। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मनीष श्रीवास्तव GS, इस पर जुड़ सकते हैं। M27 श्रीवास्तव ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, कहीं पर भी जुड़कर क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूं चीजें आप लोगों को समझने आ गई होंगी। मिलते हैं आपसे अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।